Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see a very important topic that is eclampsia. इससे पहले हम लोग प्री इक्लेम्शिया डिस्कस कर चुके हैं. सो नेक्स्ट हम लोग उसकी सीवियर स्टेज यानी कि इक्लेम्शिया डिस्कस करने वाले हैं. तो मैं आपको ये बात बता दूं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनल एग्जाम पर्पस फॉर बीएससी नर्सिंग 4th ईयर, जीएनएम 3rd ईयर एंड एएनएम 2nd ईयर. ओके, सो टाइम वेस्ट ना करके लेट्स स्टार्ट. ओके, तो सबसे पहले ये जो वर्ड है इक्लेम्शिया, इसका मीनिंग क्या निकलता है ये मैं आपको पहले बता देती हूँ. सो इसका मीनिंग है लाइटनिंग, या आप इसे कह सकते हो फ्लैश ऑफ लाइटनिंग. हिंदी में अगर देखा जाए तो आप इसे बोल सकते हो कि बिजली की तरह. इसका मीनिंग ऐसा क्यों निकल रहा है? क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि किसी ना किसी रीजन की वजह से मदर को यानी कि प्रेग्नेंट लेडी को सीजर्स आ रहे हैं, और यू कैन से दैट फिट्स आ रहे हैं, झटके आ रहे हैं. ठीक है, तो प्री इक्लेम्शिया क्या था? प्री इक्लेम्शिया में आपका बीपी बढ़ रहा था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और आपका प्रोटीन यूरिया बढ़ रहा था, यानी कि यूरिन में प्रोटीन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा था. ठीक है, अब अगर मान लो कि ये प्री इक्लेम्शिया सीरियस होता जाए, सीवियर होता जाए और ठीक ना हो, तो वो क्या करेगा? इक्लेम्शिया में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, तो चलिए आगे देख लेते हैं. मैं आपको बता दूंगी क्लियर क्या है. देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो वर्ड है इक्लेम्शिया, इसका मीनिंग निकलता है फ्लैश ऑफ लाइटनिंग. तो ये एक तरह का ग्रीक वर्ड है. फ्लैश ऑफ लाइटनिंग क्यों है ये भी मैंने आपको बता दिया. जैसे कि अचानक से बिजली कड़कती है ना, वैसे ही अचानक से प्रेग्नेंट वुमेन को झटके आते हैं, या फिट्स आते हैं, या सीजर्स आते हैं. ठीक है, इसलिए इसका कंपैरिजन फ्लैश ऑफ लाइटनिंग या बिजली से किया हुआ है. तो ये सीजर्स ऐसे हैं कि ये सडन आ जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि पेशेंट को सीजर आने वाला है, और उससे सडनली सीजर आ जाएगा या सडनली उसको फिट्स आ जाएंगे. ओके, तो ये एक तरह की साइलेंट एक्टिविटी है, लेकिन सडन एक्टिविटी है कि आपको नहीं पता कि पेशेंट को कब सीजर आ जाए, लेकिन आप ये आइडिया लगा सकते हो कि हाँ, ये पेशेंट प्री इक्लेम्शिया का था और इसकी कंडीशन वर्स्ट होती जा रही है, इसकी कंडीशन ठीक नहीं हो रही है, तो वो इक्लेम्शिया में कन्वर्ट हो सकता है. तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्री इक्लेम्शिया, क्योंकि सबसे पहले प्री इक्लेम्शिया होगा, देन इक्लेम्शिया होगा. प्री मीन्स होता है पहले, इक्लेम्शिया से पहले वाली सीवियर कंडीशन. ओके, मोर देन 80% चांस होते हैं अगर सीवियर प्री इक्लेम्शिया किसी को हो गया है तो इक्लेम्शिया में वो कन्वर्ट हो सकता है. कितने परसेंट चांस है? मोर देन 80%. क्यों? क्योंकि प्री इक्लेम्शिया खुद में ही 2 पार्ट में डिवाइड है, एक नॉर्मल स्टेज प्री इक्लेम्शिया की और एक सीवियर स्टेज. ठीक है, अगर ये सीवियर स्टेज में कन्वर्ट हो गया तो मोर देन 80% चांसेस होंगे कि वो इक्लेम्शिया में कन्वर्ट हो जाए. ओके, टाइप ऑफ डिजीज, सिंपली ये एक तरह की सीरियस डिजीज है, एक तरह की क्रोनिक डिजीज है, या एक तरह की आप कह सकते हो कि डेंजरस डिजीज है. क्योंकि किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को अगर सीजर्स आने लगेंगे तो उसके बेबी को भी इंजरी हो सकती है, उसको तो इंजरी होगी ही, उसके बेबी को भी इंजरी हो सकती है. ठीक, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि बेबी को भी इंजरी हो जाए. टाइप ऑफ डिजीज मैंने आपको बता दिया, क्रोनिक डिजीज है. क्यों हो रहा है? ड्यू टू विदाउट एनी वार्निंग साइन इट अकर्स. ठीक, यहाँ पे ड्यू टू हटा देना, यहाँ पे ऐड कर देना क्रोनिक डिजीज विदाउट एनी वार्निंग साइन इट अकर्स. इसका कोई वार्निंग साइन नहीं होता, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ये एक सडन एक्टिविटी है, साइलेंट एक्टिविटी है, और इसका कोई भी वार्निंग साइन नहीं होता सिवाय इसके कि आपको पेशेंट की हिस्ट्री पता हो कि वो एक सीवियर प्री इक्लेम्शिया वाली पेशेंट है. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं डेफिनेशन की. अगर तुम बात करोगे तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इट इज अ सीवियर फॉर्म ऑफ द डिजीज. ठीक, जो कि क्यों प्रोसीड हो रही है? क्योंकि यहाँ पे सीवियर क्लिनिकल फीचर्स आ चुके थे. किस चीज के? प्री इक्लेम्शिया के, राइट. तो ये एक तरह की साइलेंट एक्टिविटी है एंड एब्रप्टली हो रही है. एब्रप्टली मतलब होता है सडन. ओके, साइलेंट एंड सडन एक्टिविटी है. जैसा कि मैंने आपको ये भी बता दिया कि मेजोरिटी ऑफ द केसेस कितने हैं? मोर देन 80%. यानी कि अगर सीवियर प्री इक्लेम्शिया है तो वो मोर देन 80% चांसेस होंगे कि वो इक्लेम्शिया में कन्वर्ट हो जाए. ओके, कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रैंड माल सीजर्स एंड कोमा. ग्रैंड माल सीजर्स कौन से होते हैं? वो सीजर्स जो कि बहुत ज्यादा सडन आते हैं एंड बहुत ज्यादा सीवियर होते हैं, दैट इज ग्रैंड माल सीजर्स, जिसमें पेशेंट के मुंह से झाग आ सकता है, जिसमें पेशेंट को कह सकते हैं इंजरी भी हो सकती है, सीवियर कंडीशन आ सकती है, वो है ग्रैंड माल सीजर. और यू कैन से दैट कि ग्रैंड माल का मतलब ये भी निकलता है कि जनरलाइज्ड सीवियर सीजर. ठीक है, तो इसीलिए ये क्रोनिक डिजीज है. नेक्स्ट आ जाते हैं, दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन आती है इसकी, इसलिए मैंने कई सारी डेफिनेशन ऐड कर रखी हुई है. So it is a condition preceded by the severe feature of the preeclampsia
सिंपली सीवियर फीचर अगर आएंगे प्रीक्लेम्शिया के तो ही वो कन्वर्ट हो सकता है इक्लेम्शिया में। ये तुरंत मतलब क्वाइटली ये अगर हो सकता है, सॉरी, और एब्रप्टली अगर हो सकता है विदाउट एनी वार्निंग मैनिफेस्टेशंस या विदाउट एनी वार्निंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम्स। ओके, लास्ट वाली जो डेफिनेशन है मैंने डीसी दत्ता से ली है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया। ठीक है, कैसे हो रहा है, एब्रप्टली हो रहा है यानी कि साइलेंटली हो रहा है, विदाउट एनी वार्निंग मैनिफेस्टेशन या विदाउट एनी वार्निंग साइन भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। मेजोरिटी ऑफ केसेस मोर देन 80% बता चुकी हूँ मैं आपको। However, it is proceed by the features of the severe preeclampsia। सारी डेफिनेशन में घुमा फिरा के वही बताया हुआ है, 3-4 चीजें। ये एक तरह का कह सकते हैं कि वार्निंग मैंने साइलेंट फीचर है। ठीक है, साथ ही साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि सीवियर प्रीक्लेम्शिया यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, सीवियर प्रीक्लेम्शिया से इक्लेम्शिया में कन्वर्ट हो रहा है और मोर देन 80% चांसेस है कि ये इक्लेम्शिया वाली कंडीशन आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट इंसिडेंस रेट की अगर तुम बात करो तो इंडिया में अगर आप देखोगे तो अगर पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है तो 1 in 500 प्रेगनेंसीज, 500 सीवियर प्रीक्लेम्शिया की प्रेगनेंसी में एक आपको ऐसी मिल सकती है। ये मिनिमम रेट है। ठीक है, ये ऐसा क्यों है, क्योंकि पेशेंट पहले से ही हॉस्पिटल में एडमिट है। तो हॉस्पिटल में एडमिट है तो सारा डेटा पेशेंट का डॉक्टर्स हैंडल कर रहे हैं, तो वो केस भी हैंडल कर सकते हैं। ठीक, मैक्सिमम की बात करो तो 30 प्रेगनेंसी में से एक सीवियर प्रीक्लेम्शिया की प्रेगनेंसी इक्लेम्शिया में कन्वर्ट हो सकती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया। मिनिमम क्या है, 500 में से एक आपको ऐसी कंडीशन मिलेगी कि सीवियर प्रीक्लेम्शिया से इक्लेम्शिया में कन्वर्ट हो गई अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट है, और सेम चीज मैक्सिमम की बात करोगे तो 30 में से एक प्रेगनेंसी ऐसी मिल जाएगी। अब ये तो हो गया डेटा। अब इनमें से ये देख लीजिए कि प्राइमी जो ग्रेविडा मदर हैं, प्राइमी मतलब फर्स्ट टाइम जो मदर बनी है, उनको 75% चांसेस होते हैं कि वो इनको इक्लेम्शिया हो जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो पहली बार मदर बनी है, उनको एक्सपीरियंस नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है, उनको अपने जो कंडीशन है उसका कुछ ज़्यादा अता पता नहीं है। ठीक है, मान लीजिए यही वुमेन दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई और दोबारा से सेम कंडीशन आई, तो वो पहले वाले में एक्सपीरियंस कर चुकी है, तो दूसरे वाले में वो अपने साइन एंड सिम्टम्स ईजिली डिफाइन कर पाएगी, प्रीक्लेम्शिया के सिम्टम्स ईजिली डिफाइन कर पाएगी। ठीक है, इसलिए पहली बार जो माँ बन रही है उनको ज़्यादा चांसेस हो रहे हैं। ट्विंस प्रेगनेंसी वाले में ज़्यादा चांसेस हो रहे हैं, 5 टाइम्स मोर कॉमन चांसेस हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके अंदर 2 बेबीज हैं। ठीक है, 2 बेबीज हैं तो ज़्यादा ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है। ज़्यादा ब्लड सप्लाई यहाँ पे नहीं मिल पा रही है क्योंकि प्रीक्लेम्शिया हो रखा हुआ है। प्रीक्लेम्शिया में बीपी बढ़ता है। भाई सिंपल सी चीज़ है, जब बीपी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई आपको मिलेगी। ये चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कॉमन इन बिटवीन 36 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक है, कॉमनली ये कंडीशन आपको 36 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगी, यानी कि 8वें से 9वें महीने के बीच में देखने को मिलेगी। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि केस को संभालते वीक्स बढ़ते चले जाते हैं, और अगर केस नहीं संभलता है तो प्रीक्लेम्शिया का केस इक्लेम्शिया में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉजेस। तो कॉज, इसका मेन कॉज जो है सीवियर प्रीक्लेम्शिया ही है। ठीक है, जब बीपी को कंट्रोल नहीं कर पाता है डॉक्टर या नहीं कर पाती हैं डॉक्टर, और प्रोटीन यूरिया को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, तो वो सीवियर प्रीक्लेम्शिया में कन्वर्ट हो जाता है और बाद में वो इक्लेम्शिया में चेंज हो जाता है। क्यों हो रहा है ऐसा, देखो सिंपली, अगर सीवियर प्रीक्लेम्शिया है यानी कि बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा हाई बीपी हो गया है, तो वो क्या करेगा, वो सीधे सीधे इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई जब प्रोवाइड करेगा तो ब्रेन में भी इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई जाएगी, है ना, कम ब्लड सप्लाई जाएगी। कम ब्लड सप्लाई जाएगी तो एनॉक्सिया हो जाएगा। एनॉक्सिया मीन्स ए फॉर एब्सेंट, ऑक्सिया मीन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी या ऑक्सीजन एकदम डिक्रीज हो जाएगी। क्यों हो रहा है ऐसा, वैसो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, यानी कि जो ब्लड वेसल्स हैं आपकी वो सिकुड़ रही हैं, पतली हो रही हैं ब्लड वेसल्स, इसीलिए अंदर के ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा है और सीवियर प्रीक्लेम्शिया हो रहा है। अब आपको समझ में आया, सीवियर प्रीक्लेम्शिया में क्या हो रहा है, ब्लड की जो वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो रही हैं, पतली हो रही हैं, नैरो हो रही हैं, जिसकी वजह से अंदर के ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा है। अब आप पेड़ों में जब पानी डालते हो तो जब पाइप के आगे आप फिंगर लगा देते हो तो उसका होल छोटा हो जाता है, लेकिन जो पानी का प्रेशर है वो बढ़ जाता है। सेम चीज ब्लड के साथ भी है। ब्लड के अगर पाइप को तुम पतला कर दोगे तो ब्लड का प्रेशर अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा और हाइपरटेंशन हो जाएगा। जब यहाँ पे हाइपरटेंशन हो गया तो ठीक से ब्लड सप्लाई ब्रेन में नहीं गई, ठीक से ब्लड सप्लाई ब्रेन में नहीं गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से ब्रेन में सीजर्स आने लगे, यानी कि झटके आने लगे। ठीक है, तो जब यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो गया था
तो जब यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो गया था तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि सेरिब्रल एडिमा हो रहा था। सेरिब्रल मतलब ब्रेन में एडिमा यानी ब्रेन में स्वेलिंग हो रही थी। ऑक्सीजन की कमी की वजह से सेल्स क्या हो रहे थे, स्वेल हो जा रहे थे। सेल्स स्वेल हो जा रहे थे जिसकी वजह से और भी ब्लड सप्लाई रुक रही थी। जब बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई रुकने लगेगी तो हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं जिसको हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं, वो ब्रेन के फंक्शन को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर में सबसे ज़्यादा जो फैला हुआ न्यूरोट्रांसमीटर या ब्रेन का केमिकल होता है वो होता है ग्लूटामाइन। ग्लूटामाइन का मेन फंक्शन क्या है, ये देखो यहाँ पे ग्लूटामाइन मैंने लिखा है। ग्लूटामाइन का मेन फंक्शन है कि वो आपकी ब्रेन की एक्टिविटी को मेंटेन करके रखता है, ब्रेन के अंदर जो सिग्नल्स आते हैं उनको भी मेंटेन करके रखता है। अब अगर ग्लूटामाइड बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेन के अंदर सेल्स के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, तो ग्लूटामाइड अपनी जगह पे स्थिर ना होकर के फैल जा रहा है। फैलने की वजह से क्या हो रहा है कि वो आपके ब्रेन की एक्टिविटी या वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा है। जब वोल्टेज इंक्रीज हो जाएंगी या इम्पल्सेस इंक्रीज हो जाएंगी तो क्या होगा, यहाँ पे सीजर्स आने लगेंगे। सिंपल सी चीज़ है। ओके, तो लास्ट में क्या हो रहा है, फिट्स आना स्टार्ट हो गए। एंटीनेटल पीरियड में यानी कि जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट है उस टाइम पे 50% केसेस देखने को मिले हैं। इंट्रानेटल पीरियड यानी कि ड्यूरिंग डिलीवरी 30% केसेस देखने को मिले हैं। और पोस्टनेटल पीरियड यानी कि आफ्टर डिलीवरी 20% केसेस देखने को मिले हैं अकॉर्डिंग टू दी रिसर्च। तो आई थिंक आपको कॉजेज क्लियर हो गए होंगे। अब कॉजेज आए हैं तो उसके साइन एंड सिम्टम्स भी आएंगे, तो देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट और सीवियर साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि कंडीशन आपकी सीवियर है। ओके, तो यहाँ पे मैंने कैटेगरीज डिवाइड कर दी हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स। दूसरा है आपका प्री मॉनिटरी स्टेज, फिर है आपका टोनिक स्टेज, देन क्लोनिक स्टेज, देन लास्ट है कोमा स्टेज। तो प्री मॉनिटरी स्टेज क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। प्री मॉनिटरी का मतलब है सीवियर प्रीक्लेम्शिया स्टेज। ठीक है, चाहे आप यहाँ पे प्री मॉनिटरी स्टेज लिखो चाहे आप सीवियर प्रीक्लेम्शिया स्टेज लिखो, दोनों सेम है। ओके, तो पेशेंट की अगर कंडीशन की बात करें तो सीवियर प्रीक्लेम्शिया में पेशेंट की कंडीशन कैसी होती है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, यानी कि जब ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हुई है तो ब्रेन क्या होगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा, पेशेंट थोड़ा सा बेहोश टाइप का हो जाता है। लेकिन टोनिक स्टेज यानी कि प्रीक्लेम्शिया की थोड़ी सी ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो गई और ज़्यादा सीवियर हो गई तो टोनिक कंडीशन आ जाएगी। टोनिक एक तरह के सीजर्स होते हैं, झटके होते हैं। किस तरह के झटके, टोनिक स्पाज्म, यानी कि इस तरह के झटके देखने को मिलेंगे जैसे आपको ये वुमेन में देखने को मिल रहे हैं। ठीक, बॉडी कैसी हो जाएगी, इस तरह से मूव करने लगेगी। अगर इससे भी ज़्यादा सीवियर कंडीशन आ गई तो वो हो जाएगी आपकी क्लोनिक स्टेज। क्लोनिक स्टेज में पेशेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स देखने को मिलेंगे। किस तरह के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इस तरह के जैसे ये बच्चे को आ रहा है। माना कि ये स्लो हिल रही है, बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर रही है, लेकिन ये कंडीशन ज़्यादा सीवियर है पेशेंट के लिए। इसमें पेशेंट की डेथ होने के या कोमा में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मान लीजिए उससे भी ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो गई तो पेशेंट कोमा में चला जाएगा। ओके, और तब तक कोमा में रहेगा जब तक अगला फिट ना आ जाए या अगला सीजन ना आ जाए। मसल टोन की अगर बात करें या मसल्स की बात करें तो प्री मॉनिटरी यानी कि सीवियर प्रीक्लेम्शिया स्टेज में ट्विचिंग होगी। ट्विचिंग मतलब होता है थरथराना, हिलना, कांपना। ठीक है, टोनिक स्टेज में कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे, कॉन्ट्रैक्शन मतलब टाइट हो जाना, बॉडी टाइट हो जाना। ठीक है, क्लोनिक स्टेज में फेस और एक्सट्रीमिटीज में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे कॉमा मैंने क्यों लगाया है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किस चीज में हो रहा है, फेस और एक्सट्रीमिटीज। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, ये फेस है इसका बच्ची का, और इसके हाथ पैरों को आप देख लो, हिल भी रही है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो रही है, रिलैक्स भी हो रही है ना। मसल टाइट भी हो रहे हैं, मसल रिलैक्स भी हो रहे हैं, मसल टाइट भी हो रहे हैं, मसल रिलैक्स भी हो रहे हैं। एंड कोमा में अगर चली जाएगी तो स्टेबल रहेगा, जाहिर सी बात है। देन आइज की अगर तुम बात करोगे तो प्री मॉनिटरी यानी कि आपकी प्री क्लेम्शिया सीवियर प्री क्लेम्शिया स्टेज में आइज एक तरह रोटेट भी हो सकती है, एक तरफ स्टक भी हो सकती है, रुक भी सकती हैं। ठीक है, लेकिन बाकी सब में स्टक हो जाएंगी और कोमा में तो आइज क्लोज ही रहेंगी। टंग की अगर तुम बात करोगे तो टंग इसमें मूव करेगी, ट्विच करेगी, थरथराएगी। ठीक है, यहाँ पे टंग मूव करेगी, ठीक इस तरह से जैसे इसकी मूव कर रही है, लेकिन इसमें टंग जो है कट नहीं होगी, दांतों के बीच में नहीं आएगी। लेकिन क्लोनिक स्टेज इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन बहुत हार्ड आते हैं। ठीक है, बॉडी बहुत हार्डली टाइट हो जाती है। जब ये बहुत हार्ड टाइट हो जाती है तो जब टीथ के नीचे टंग आएगी तो टीथ भी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएंगे और टंग को कट कर देंगे और ब्लीडिंग होने लगेगी। कोमा की अगर बात करें तो यहाँ पे कोमा में है पेशेंट, इस टाइम पे इसका यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, रहेगा। ठीक है, क्यों रहेगा यूरिन आउटपुट डिक्रीज, क्योंकि ब्लड सप्लाई बहुत कम जा रही है किडनी में, तो किडनी यूरिन को बाहर नहीं निकाल पाएगी। वाइटल्स इसके इंक्रीज हो जाएंगी, यानी कि बीपी बढ़ रहा था पहले भी और बढ़ जाएगा, है ना। रेस्पिरेशन वगैरह ये सारी चीज़ें इसकी चेंजेस आएंगे। ठीक है,
प्रोटीन यूरिया, यूरिन में जो प्रोटीन था वो भी बढ़ जाएगा क्योंकि कोमा एक सीवियर कंडीशन है, और यूरिक एसिड भी बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे किडनी अच्छे से फिल्टर नहीं कर पा रही है। रेस्पिरेशन की तुम बात करोगे तो प्री मॉनिटरी स्टेज में आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, नॉर्मल आपको बॉडी देखने को मिलेगी, लेकिन टोनिक स्टेज में आपको साइनोसिस देखने को मिल सकता है, बट गैस्पिंग देखने को नहीं मिलेगी। गैस्पिंग क्या है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। साइनोसिस का मतलब क्या होता है कि जब कहीं पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो आपका वो एरिया जो हो जाता है वो ब्लू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं साइनोसिस। गैस्पिंग का मतलब होता है तेज तेज सांस लेना, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ साइनोसिस देखने को मिलेगा, ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट क्लोनिक स्टेज उससे ज्यादा सीवियर कंडीशन है, यहाँ पे आपको साइनोसिस भी देखने को मिलेगा और सांस लेने में भी दिक्कत होगी, तो पेशेंट तेज तेज जल्दी जल्दी ब्रीथ करेगा। और कोमा की अगर तुम बात करो तो वहां पे तो भाई पेशेंट बेहोश है, लेकिन यहाँ पे सीजर जो है वो जल्दी जल्दी आने लगेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइम टेकन, कितने टाइम तक सीजर रहता है। प्री मॉनिटरी स्टेज में 30 सेकंड तक पेशेंट को सीजर आते रहते हैं, एक सीजर आया 30 सेकंड के लिए, ठीक है। टोनिक स्टेज में भी 30 सेकंड के लिए एक सीजर आया। क्लोनिक स्टेज में मिनट में आ जाते हैं, इसलिए सीवियर कंडीशन है। 1 to 4 मिनट तक पेशेंट को कंटिन्यूअस फिट्स आते रहते हैं, ठीक है। और कोमा की अगर तुम बात करोगे तो या तो 5 मिनट या तो 5 मिनट से ज्यादा पेशेंट को कोमा में कोमा रहेगा ही रहेगा। ओके, ये थे हमारे सारे साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट आ जाते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो एज ऑलवेज हमें सबसे पहले क्या करना है, हिस्ट्री कलेक्शन करना है। चाहे आप पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्शन करिए, चाहे आप उनके अटेंडेंट या उनके साथ जो भी रह रहा है उनसे हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हिस्ट्री कलेक्शन में आपको ये पूछना है कि किस तरह के फिट्स आ रहे हैं, कितनी देर के लिए आ रहे हैं, कितनी तेजी से आ रहे हैं, क्या पूरी बॉडी तेजी से मूव कर रही है या सिर्फ उनका फेस और उनके हाथ पैर मूव कर रहे हैं, क्या पेशेंट कोमा में जाता है कि नहीं जाता है। ये सारी चीजें पूछने से ना आपको एक डेटा मिल जाएगा कि पेशेंट को किस टाइप का सीजर आ रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि पेशेंट कोमा में जा रहा हो। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें यह पता चल सकता है कि कितने ज्यादा पेशेंट को इंजरी हुई है या बेबी को इंजरी हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। तो आपको हेड टू टो एग्जामिनेशन करना है। हेड टू टो एग्जामिनेशन में आप पूरी बॉडी को असेस करोगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे इंजरी साइट्स हैं और कहाँ कहाँ पे आपको ड्रेसिंग वगैरह करनी है। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन में ये भी देख सकते हो, ड्यूरिंग सीजर्स भी आपको पेशेंट को पहले आपको प्रिवेंट करना है इंजरी से, और उसके अलावा पेशेंट को असेस करना है, ऑब्जर्व करना है कि किस तरह से पेशेंट को सीजर आ रहे हैं। पेशेंट की आईज जो हैं वो एक तरफ स्टक हो रही हैं या इधर उधर मूव कर रही हैं, पेशेंट को साइनोसिस तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको फिजिकल एग्जामिनेशन में देखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको ब्लड ग्रुपिंग पता होना चाहिए पेशेंट का, ठीक है, ताकि आप ब्लड को अरेंज कर सको, क्योंकि इसमें सी सेक्शन के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। अब आप खुद सोच लीजिए, सिजेरियन सेक्शन के चांसेस हाई क्यों हो जाएंगे, क्योंकि पेशेंट यहाँ पे सीजर वाला है। मान लीजिए ड्यूरिंग वजाइनल डिलीवरी या नॉर्मल डिलीवरी पेशेंट को सीजर आ जाए, तो इसमें बेबी और मदर के दोनों के फेटल होने के यानी कि डेथ होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, सिजेरियन सेक्शन करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लड का अरेंजमेंट पहले से करके रखना पड़ेगा। इसके अलावा ब्लड टाइप भी आपको देखना पड़ेगा, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, या मदर RH इनकम्पैटिबिलिटी वाली तो नहीं है। CBC आप देख लीजिए, HB आप देख लोगे, एनीमिक तो नहीं है मदर। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी और नॉन स्ट्रेस टेस्ट, USG, ठीक है। USG भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अल्ट्रासाउंड से ये पता कर सको कि पेशेंट का जो यूट्रस है उसके अंदर कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, या प्लासेंटा को उखड़ तो नहीं गया है, या बेबी नॉर्मल है कि नहीं है, क्योंकि उसको इससे पहले भी अगर सीजर आए होंगे तो उसको इंजरी हो सकती होगी यूट्रस के अंदर, या प्लासेंटा डिटैच भी हो सकता है। NST क्या है, दिस इज नॉन स्ट्रेस टेस्ट। ये हमें बताता है कि बेबी की कंडीशन कैसी है। NST एक तरह की मशीन होती है जिसमें ग्राफ अटैच होता है, और ग्राफ में 3 चीज़ें पता चलती हैं, बेबी की हार्ट रेट, बेबी का मूवमेंट, एंड जो बेबी की वो है क्विकनिंग, ठीक, कितनी बार बेबी ने किक मारा है ना। ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि बेबी एक्टिव है या नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं CT स्कैन एंड MRI। CT स्कैन और MRI आप मदर की ब्रेन का करोगे, जिससे ये पता चल जाएगा कि इंजरी की वजह से कहीं पर लीजन तो नहीं हो गया, या इंजरी कहीं इंटरनल इंजरी तो नहीं होगी, ब्रेन में कोई इंजरी तो नहीं होगी, क्योंकि हेड इंजरी के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं ड्यूरिंग सीजर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं मैनेजमेंट की। अगर हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट हमारा 4 पार्ट में मेनली डिवाइड है। सबसे पहले आपको फर्स्ट एड मैनेजमेंट करना है। फर्स्ट एड मैनेजमेंट हम क्यों करेंगे, सबसे पहले हमें पेशेंट को स्टेबल करना है। मान लीजिए पेशेंट एक आया, उसको सीजर्स आ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बेसिक मैनेजमेंट देना है। आपको साइड रेल्स वाले बेड में लेटाना है, जिसमें साइड में सपोर्ट हो।
शार्प इंस्ट्रूमेंट को हटा देना है, पेशेंट के टंग को कट होने से बचाना है ना, पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है, ये सब आपका फर्स्ट एड मैनेजमेंट है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा फर्स्ट एड मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर पेशेंट हॉस्पिटलाइज नहीं है तो आपको पेशेंट को तुरंत ही एडमिट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 3 मेन पर्पस हैं। पहला, बीपी को स्टेबल करना है, क्योंकि अगर कंटिन्यूअस बीपी बढ़ता रहेगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी, कंटिन्यूअस ऑक्सीजन की कमी होती रहेगी और आप सीजर्स को या फिट्स को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। दूसरा, आपको जब आप बीपी कंट्रोल कर लोगे विद द हेल्प ऑफ द ड्रग दैट इज लेबिटालॉल। लेबिटालॉल एक ऐसी ड्रग है जो कि प्रेगनेंसी में एकदम सेफ होती है और हाइपरटेंशन वालों को दे सकते हैं। ये बेबी को हार्म नहीं करती है, ना ही प्लासेंटा को क्रॉस कर पाती है, ठीक है। 20 mg IV आप दे सकते हो। इसके अलावा अरेस्ट करना है किसको, सीजर्स को, विद द हेल्प ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग दैट इज MgSO4। तो ये है आपका मैग्नीशियम सल्फेट। इसकी डोजिंग वगैरह मैं आपको आगे बताऊंगी स्पेसिफिक मैनेजमेंट में। तो MgSO4 का मेनली काम क्या है, ये आपके ब्रेन के ग्लूटामिन को डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, आपको सीजर्स आ रहे थे, राइट। एंड इसके अलावा आपके कैल्शियम को भी डिक्रीज करता है, क्योंकि जो कैल्शियम है ना वो आपके ब्रेन की एक्टिविटी को कहीं ना कहीं इंक्रीज करता है, ठीक है। तो कैल्शियम चैनल्स को ये थोड़ा सा डिक्रीज करता है। इसके अलावा हार्ट अटैक से प्रिवेंट करना है, क्योंकि जब ब्लड की कमी होने लगेगी या ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी और वो ऑक्सीजन की कमी आपके हार्ट में भी होगी तो हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको एक ड्रग अपने पास रखना है, डाइजीपाम 5 mg स्लो ओवर 1 मिनट में आपको देना है 5 mg डाइजीपाम। तो ये क्या करेगा, हार्ट अटैक से प्रिवेंट करने का काम करेगा। इसके अलावा फर्स्ट एड मैनेजमेंट में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है, ऑब्जर्वेशन। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आपको फिट्स के दौरान पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है, पेशेंट के पास से शार्प चीज़ें हटा देनी है ताकि उसको इंजरी ना हो, पेशेंट को एक्स्ट्रा पिलोज देना है ताकि हेड इंजरी ना हो, है ना। और इसके अलावा पेशेंट को साइड रेल्स वाले बेड पे रखना है, यानी कि ऐसा बेड जिसके आसपास आपके वो सपोर्ट हो, ठीक है, साइड रेल्स हो ताकि पेशेंट गिर ना जाए। इसके अलावा 8 to 10 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन सप्लाई आपको प्रोवाइड करनी है विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन मास्क। इससे क्या होगा कि जो ऑक्सीजन की कमी ब्रेन में हो रही थी और जिसकी वजह से सीजर्स की चांसेस हाई हो रहे थे वो आपके कंट्रोल हो जाएंगे। वेंटिलेशन सपोर्ट आप तब दे सकते हो जब पेशेंट बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन में चला जाए, अदरवाइज इतना मैनेजमेंट काफी है। देन प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस, जैसा कि आपकी हेड इंजरी, यूट्रस इंजरी, प्लासेंटल इंजरी, बेबी इंजरी, या आपके कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। इसके अलावा डिलीवरी पे फोकस करना है। मान लीजिए उसका टाइम हो गया है, 9 मंथ हो गया है, तो आपको डिलीवरी पे मेन फोकस करना है। एंड पोस्टनेटल केयर, यानी कि आफ्टर डिलीवरी भी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया 20% चांसेस होते हैं एक्लेम्पशिया होने के, लाइक कंटिन्यू रहने के, तो उस पर भी आपको फोकस करना है। नेक्स्ट आ जाता है आपको जनरल मैनेजमेंट। फर्स्ट एड मैनेजमेंट हम लोग ने देख लिया, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जनरल मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट खुद में ही बहुत सारे पार्ट में डिवाइड है। तो सबसे पहले आपको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कॉट बेड यानी कि साइड रेल्स वाला बेड आपको प्रोवाइड करना ही करना है, जिसके आसपास सपोर्ट हो, पेशेंट गिरे ना, ठीक है। इसके अलावा टंग डिप्रेसर आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे देख लो, ये है आपका टंग डिप्रेसर, या इस तरह के भी टंग डिप्रेसर आते हैं। ये हम तब यूज करते हैं जब पेशेंट को सीजर आएंगे, ठीक है। ये हम दोनों टीथ के बीच में लाइक लगा देते हैं, टंग को पीछे करके, नहीं तो टंग को नीचे डिप्रेस कर देते हैं और बीच में इसको रख देते हैं ताकि दोनों टीथ की वजह से आपकी टंग कट ना जाए। पेशेंट को लेटरल पोजीशन में रखना है, यानी कि साइड वाली पोजीशन में रखना है ड्यूरिंग सीजर्स, और उसको पकड़ लेना है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि अगर वो सुपाइन पोजीशन में या सीधे सीधे लेटी रहेगी तो अगर उसके मुंह से झाग आता है, फोम आता है, तो वो उसको एस्पिरेट कर जाएगी और उसके विंड पाइप में चला जाएगा, उसकी डेथ होने के चांसेस हैं। अगर ये झाग आ रहा है तो आपको सक्शन करना है विद द हेल्प ऑफ द सक्शन कैथेटर। इसके अलावा O2 सप्लाई प्रोवाइड करते रहना है, कंटिन्यूअस ऑक्सीजन देते रहना है ऑक्सीजन मास्क की हेल्प से, जिससे कि अंदर की जो ऑक्सीजन की कमी है वो फुलफिल हो सके। बाकी आपको सुपरविजन करते रहना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, इसी में देख लेते हैं। फिर मैंने आपको क्या लिखा है, हिस्ट्री कलेक्शन कर लो। हिस्ट्री कलेक्शन जैसे मैंने आपको बताया था पीछे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में, सेम आपको फॉलो करना है। देन फिजिकल एग्जामिनेशन करते रहना है कि अगर कहीं न्यू इंजरी हो गई है किसी वजह से तो उसके लिए आपको ड्रेसिंग वगैरह करनी है। इसके अलावा मॉनिटर करना है, किस चीज़ को मॉनिटर करना है यहाँ पे देख लेते हैं। वाइटल साइन को मॉनिटर करते रहना है, क्योंकि कंडीशन ऐसी है कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी आ सकती है, बीपी प्रॉब्लम तो आ ही रही है, बाकी भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यूरिन आउटपुट को मॉनिटर करते रहना है, उससे आपको पता चल जाएगा कि किडनी का जो फंक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है या उतना ही है, ठीक है। लेबर को भी प्रोग्रेस देखते रहना है। अगर मान लीजिए उसका 9 मंथ चल रहा है तो क्या उसको लेबर पेन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। यूट्रस को पैल्पेट करके देख लेना है कि ऐसा तो नहीं कि यूट्रस लाइक पैल्पेट करने से उसको पेन हो रहा हो, या वजाइनल एग्जामिनेशन भी आप कर सकते हो जिससे कि पता चल सके कि ब्लीडिंग तो नहीं होने लगी नीचे से।
ठीक है, लेबर को प्रोग्रेस करते हुए देखते रहना है। ठीक है, उनको सीजर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उनको लेबर पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनकी डिलीवरी का टाइम कब आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। बाकी बेबी के लिए फीटल हार्ट रेट भी आपको चेक करते रहना है। ऐसा इसलिए भी है कि मान लीजिए प्लासेंटा उखड़ गया या प्लासेंटा डिटैच हो गया तो उससे बेबी की फीटल हार्ट रेट डिक्रीज होने लगेगी और बेबी की डेथ हो जाएगी, क्योंकि प्लासेंटा का काम क्या है, बेबी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। जब प्लासेंटा डिटैच हो जाएगा अगर धोखे से तो ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो पाएगी एंड बेबी की डेथ हो जाएगी, फीटल हार्ट रेट एकदम डिक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा फ्लूइड और ड्रग्स पे आपको मेन फोकस करना है। फ्लूइड हम लोग मैक्सिमम फ्लूइड RL दैट इज रिंगल लैक्टेट दे सकते हैं। ठीक, कितना मैक्सिमम लेवल दे सकते हैं पर डे, 2000 ml पर डे आप उसे दे सकते हो। ठीक, सो अगर देखा जाए तो किस हिसाब से आपको RL देना है, 24 आवर यूरिन आउटपुट प्लस 1000 ml आपका फ्लूइड, यानी कि 24 घंटे में मान लीजिए 700 आपका यूरिन बाहर निकल गया। ठीक, तो 1000 प्लस 700 1700 आपका हो गया, तो 1700 आपको फ्लूइड पेशेंट को देना ही देना है, यानी कि RL आप कितना दोगे एक दिन में, 1700। समझ में आ गया? जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, एक दिन में 700 ml आपका यूरिन बाहर निकल गया। ठीक है, 700 ml यूरिन बाहर निकल गया तो आपको 1000 ml फ्लूइड देना ही देना है, तो 700 को प्लस कर दोगे 1000 ml से, तो आपका कितना होगा, 1700 हो गया ना। तो आपको टोटल कितना देना है, फ्लूइड चढ़ाना है 1700 फ्लूइड आपको एक दिन में, यानी कि RL आपको एक दिन में पेशेंट को देना है। ठीक, मैक्सिमम कितना दे सकते हो, 2000 ml दे सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम फ्लूइड कैलकुलेट करके आराम से दे सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका स्पेसिफिक मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि हम लोगों ने दो चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, फर्स्ट एड मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट। नेक्स्ट आपका स्पेसिफिक मैनेजमेंट आता है, फिर हम आपका ऑब्स्टेट्रिकल मैनेजमेंट देखेंगे। ठीक, स्पेसिफिक मैनेजमेंट का मतलब ये है कि कुछ स्पेशल ड्रग आपको देनी है। कौन सी स्पेशल ड्रग, MgSO4। ठीक, दैट इज योर मैग्नीशियम सल्फेट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इक्लेम्शिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको सीजर्स आ रहे हैं, तो मेन आपका फोकस किस पे होना चाहिए, सीजर्स पे होना चाहिए। तो सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए आपका मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि MgSO4 बेस्ट ड्रग अभी तक माना गया है। इसके दो मेथड हैं, प्रिटकार्ड एंड ज़ुस्पाम। प्रिटकार्ड जो है वो एक तरह का IM मेथड है, इंट्रामस्कुलर, और ज़ुस्पान जो है वो आपका IV मेथड है, दैट इज इंट्रावेनस। जो ये आपका प्रिटकार्ड है इसको आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे, मतलब ये जो मेथड है ये दो पार्ट में डिवाइड है, एक आपका लोडिंग डोज और दूसरा आपका मेंटेनेंस डोज। इसका लॉजिक क्या है मैं आपको बता देती हूँ। लोडिंग डोज क्या है, ये लोडिंग डोज तब दिया जाता है जब पेशेंट सीवियर कंडीशन में है। मान लीजिए पेशेंट आया बहुत सीरियस है, तो आपने तुरंत उसको लोडिंग डोज दे करके पेशेंट को मैनेज किया, उसके बाद आप उसका मेन डोज सेट करोगे जो कि कंटिन्यूस चलता रहेगा जब तक पेशेंट ठीक ना हो जाए। ठीक है, दैट इज योर मेंटेनेंस डोज। तो मेंटेनेंस डोज के बेसिस पे ही इन लोगों का IM IV सेट किया गया है। देखो, लोडिंग डोज में हम IV से ही मैनेज कर ले रहे हैं, लेकिन मेंटेनेंस डोज हम IM के थ्रू मैनेज कर रहे हैं, यानी कि मेंटेनेंस डोज हम लोग IM के ऊपर बेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये IM के नाम से जाना जाता है। ज़ुस्पान की अगर बात करो तो ज़ुस्पान का मेंटेनेंस डोज भी IV ही है, इसलिए यहाँ पे IV लिखा हुआ है। ओके, तो लोडिंग डोज हम कितना दे देंगे, पेशेंट जैसे ही एडमिट होगा ड्यूरिंग एडमिशन तुरंत हमें 4 ग्राम IV बोलस दे देना है। IV बोलस का मीनिंग क्या है, डायरेक्ट वेन में आपको 4 ग्राम MgSO4 दे देना है, लेकिन बहुत स्लो देना है, यानी कि 3 से 5 मिनट में 4 ग्राम आपको MgSO4 देना है विद द हेल्प ऑफ द वीगो या कैनुला। ठीक है, बहुत स्लो आपको देना है, बहुत स्लो, क्योंकि ये डायरेक्ट वेन में जा रहा है और डायरेक्ट ब्लड में जा रहा है। आप बहुत फास्ट दे दोगे तो उसके साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे। इसके अलावा जब पेशेंट थोड़ा स्टेबल हो जाएगा तो आपको मेंटेनेंस डोज सेट करनी है। क्या है मेंटेनेंस डोज, 10 ग्राम आपको MgSO4 का देना है। कैसे देना है, इंट्रामस्कुलर IM देना है। 5 ग्राम ऑन ईच बटेक्स, यानी कि एक हिप पे 5 ग्राम लगाओगे, दूसरे हिप पे 5 ग्राम लगाओगे, हो गया आपका टोटल 10 ग्राम। तो ये आपकी मेंटेनेंस डोज है। ये लोडिंग डोज आप तभी दोगे जब पेशेंट एडमिट होकर के तुरंत एडमिट होगा, उसके बाद आपको लोडिंग डोज नहीं देना है, उसके बाद सीधे आपको मेंटेनेंस डोज स्टार्ट करनी है। ठीक है, ज़ुस्पान की अगर आप बात करो तो इसकी जो लोडिंग डोज है वो है 4 to 6 ग्राम IV डायरेक्ट देना है। ठीक है, 3 to 4 मिनट तक, यानी 3 से 4 मिनट में आपको कैनुला से या IV से आप डायरेक्ट MgSO4 एडमिनिस्टर कर सकते हो, लेकिन 3 से 4 मिनट ऐसे लगाना कि 3 से 4 मिनट तक आप कर पाओ कंप्लीट। इसके अलावा इसकी मेंटेनेंस डोज क्या है, 1 to 2 ग्राम आपको देना है पर आवर IV इन्फ्यूजन,
इन्फ्यूजन का मतलब होता है कि बॉटल में डाल देना, ठीक है, बॉटल में डाल देना। तो कितना बॉटल में आप डालोगे, रिंगल लैक्टेट आपने लगाया था ना, तो कितना बॉटल में डालोगे, 1 to 2 ग्राम केवल डालोगे, ठीक है, पर आर के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से इसकी मेंटेनेंस डोज सेट हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें कौन से केस में मेंटेनेंस डोज देनी है और कब कब देनी है और कब मेंटेनेंस डोज रोक देनी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि आप कंटिन्यूअस मेंटेनेंस डोज देते ही रहोगे, ऐसा तो नहीं कर सकते। आपको मेंटेनेंस डोज एक टाइम पे रोकनी पड़ेगी, है ना, जब आपको लगेगा कि पेशेंट ठीक हो रहा है। तो क्या करना है, आपको इंडिकेशंस देख लेना है। अगर पेशेंट का नी जर्क है तो आप मेंटेनेंस डोज दोगे। नी जर्क मतलब ये देखो, ये इन्होंने पेशेंट के मारा नी पे और नी इस तरह से हिल रहा है, ठीक है, दैट इज योर नी जर्क, ठीक। इसके अलावा रेस्पिरेशन अगर मोर देन 14 बीट्स पर मिनट है तो आप मेंटेनेंस डोज दे सकते हो, तभी भी आप दोगे, ठीक। और यूरिन आउटपुट आपका मोर देन 40 ml पर आवर है तो आप मेंटेनेंस डोज दोगे। इनमें से कोई भी चीज गड़बड़ मिली या चेंजेस मिले तो आपको मेंटेनेंस डोज रोक देना है, क्योंकि जो आपका MgSO4 है वो आपके ब्रेन की एक्टिविटी को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है, या आप कह सकते हो कि ब्रेन की एक्टिविटी को संभाल रहा है। तो ब्रेन की एक्टिविटी को संभाल रहा है तो बॉडी में कोई गड़बड़ ना हो या बहुत ज़्यादा MgSO4 पहुंचने की वजह से बॉडी में कोई चेंजेस ना हो, तो इसलिए हमें ये 3 कंडीशन देखनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका ऑब्स्टैटिकल मैनेजमेंट, यानी कि ये लास्ट आपका मैनेजमेंट है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि पेशेंट की डिलीवरी हमें कैसे करानी है, ठीक है। तो पहले मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो आपकी कंडीशन है, आप स्टेज कह लो या कंडीशन कह लो, फर्स्ट कंडीशन में पेशेंट के जो फिट्स थे वो कंट्रोल हो गए, हम लोग ने MgSO4 दिया, हम लोग ने BP के लिए लेबिटालॉल दी, ये सारी चीज़ें दी, तो पेशेंट के जो सीजर्स थे वो कंट्रोल हो गए। और मान लीजिए उसकी जो प्रेगनेंसी है वो मोर देन 37 वीक्स है, यानी कि 9 मंथ उसके कंप्लीट हो गए, तो आपको तुरंत डिलीवरी करा देनी है, वेट नहीं करना है। तो डिलीवरी 2 तरह से हो सकती है, या तो वजाइनल डिलीवरी हो सकती है, तो सिजेरियन डिलीवरी हो सकती है। वजाइनल डिलीवरी इसमें ज़्यादा फॉलो करोगे आप, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिट्स कंट्रोल हो चुके हैं, तो आप वजाइनल डिलीवरी करा सकते हो। इसके लिए आपको इंडक्शन ऑफ लेबर करना है, यानी कि पेशेंट को ऑक्सीटोसिन वगैरह लगा देनी है। ऑक्सीटोसिन से क्या होगा, ARM यानी कि आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करना है। आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, बैग ऑफ मेम्ब्रेन यानी कि बेबी का जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको हम इंस्ट्रूमेंट से तोड़ देते हैं या फाड़ देते हैं, ठीक है, दैट इज आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन लगा देंगे। अगर ये प्रोग्रेस करता है यानी कि कॉन्ट्रैक्शन सही से आते हैं तो वजाइनल डिलीवरी करा दोगे, अदरवाइज सिजेरियन डिलीवरी तुरंत करा दोगे। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, यहाँ पे फिट्स तो कंट्रोल हो गए लेकिन अभी बेबी मेच्योर नहीं है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 37 वीक्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो आपको क्या करना है, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखना है क्योंकि फिट्स कंट्रोल हो चुके हैं। प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखने के बाद जैसे ही 9 मंथ कंप्लीट होंगे आपको डिलीवरी करा देनी है, चाहे वजाइनल चाहे सिजेरियन, डिपेंड करता है। थर्ड कंडीशन आ जाती है कि फिट्स कंट्रोल ही नहीं हुए, तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, आपको तुरंत डिलीवरी करानी है, सिजेरियन सेक्शन करा देना है, क्योंकि आप इसमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा सकते। ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी अगर उसको सीजर्स आ गए तो बेबी और मदर दोनों को इंजरी हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है आपकी फोर्थ कंडीशन। इसमें क्या हो रहा है, इसमें लेबर जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है। तो अगर लेबर प्रोग्रेस कर रहा है और फिट्स भी कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कंट्रोल हो गए हैं, तो आपको क्या करना है, नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाना है। नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाना है, हो सकता है पेशेंट वीक हो गई हो तो इसमें आपको फॉर्सेप या वेंटोस डिलीवरी करा देनी है। लास्ट है आपका वजाइनल डिलीवरी, नहीं तो सीधे सीधे सिजेरियन सेक्शन आप करा सकते हो। फॉर्सेप डिलीवरी क्या है, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू डिलीवरी हो जाती है। वेंटोस डिलीवरी क्या है, वेंटोस एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो कि नेगेटिव प्रेशर अप्लाई करके पेशेंट बेबी के हेड को अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। तो ये थे आपके सीधे सीधे ऑब्स्टैटिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सेस को एज अ नर्स आपको वाइटल्स चेक करते रहना है, इंजरी से प्रिवेंट करना है, मदर और बेबी को असेस करते रहना है कि कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए, अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है स्पेशली बेबी की NST की रिपोर्ट्स को, ड्रग थेरेपी देने के टाइम पर पेशेंट के साथ रहना है ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ड्रग की वजह से ना आए, ऑक्सीजन सप्लाई प्रोवाइड करते रहना है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी हुई है, रिमूव करना है शार्प इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, कोई नाइफ है वहाँ पे, कोई फॉक है वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें हटा देनी है ताकि पेशेंट को इंजरी ना हो। इसके अलावा साइड रेल्स को हमेशा अप रहने देना है, यानी कि इस तरह के बेड पे ही पेशेंट को लिटाना है ताकि पेशेंट सीजर्स आते आते नीचे ना गिर जाए। IV लाइंस को मेंटेन करके रखना है क्योंकि IV के थ्रू ही हम MgSO4 दे रहे हैं, चाहे आप कोई भी मेथड यूज कर लो, IV वहाँ पे इन्वॉल्व है ही। और असेस करना है डिलीवरी के प्रोग्रेस को। प्रिवेंशन के लिए आप क्या कर सकते हो, अर्ली डिटेक्शन कर सकते हो, यानी कि पेशेंट को कि प्री क्लेम्शिया अगर पेशेंट है तो उसकी कंडीशन को बहुत ज़्यादा डिटेक्ट करके रखना है कि कहीं उसकी प्री क्लेम्शिया कंडीशन सीवियर ना हो जाए।
इसके अलावा कंट्रोल करना है, सीवियर प्रीक्लेम्शिया अगर हो भी गया है तो उसको ड्रग के थ्रू कंट्रोल करना है। एंटीनेटल विजिट्स पे पेशेंट को टाइम पे बुलाना है या पेशेंट को बोलना है कि आपको टाइम पे एंटीनेटल विजिट्स आ जाना है क्योंकि आपका केस सीवियर है। हेल्थ एजुकेशन देनी है अबाउट द डिजीज। ऐसा नहीं है कि पेशेंट से छुपा लेना है कि उसको कौन सी बीमारी है, उसको सीधे सीधे बताना है कि इसके साथ आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा। अगर ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं होती हैं तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि हेड इंजरी, कोई भी तरह की इंजरी, मल्टीपल ऑर्गन इंजरी, इंटरनल इंजरी भी हो सकती है, एक्सटर्नल इंजरी भी हो सकती है, मदर कोमा में भी जा सकती है। कोमा में क्यों जा रही है? क्योंकि अंदर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रहा है ब्रेन को। मदर को शॉक भी हो सकता है, ठीक है, सेप्टिक शॉक भी हो सकता है, मान लो अंदर इंजरी हो गई और इन्फेक्शन फैल गया। एस्पिरेशन हो सकता है, यानी कि मदर वो जो झाग बाहर आ रहा था उसको अंदर सांस की नली में जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा ब्रोकन बोन्स, हड्डियां भी टूट सकती हैं क्योंकि वहां पे झटके आ रहे हैं मदर को। सीएनएस डैमेज हो सकता है अगर हेड इंजरी हो गई। डिस्टर्ब विजन हो सकता है क्योंकि आंखों के पास क्या हो रहा है, बीपी बढ़ रहा है, तो कैपिलरी यानी कि आंखों की जो ब्लड सप्लाई है वो डैमेज हो सकती है और डेथ हो सकती है। बेबी की अगर बात करें तो बेबी प्री मेच्योर हो सकता है, यानी कि उसकी जो मेच्योरिटी है, उसकी जो प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो सकता है अगर प्लासेंटा थोड़ा बहुत उखड़ गया और ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं मिल पाई। एब्रप्शियो प्लासेंटा हो सकता है, यानी कि प्लासेंटा अगर निकल गया, अपनी जगह से हट गया, तो ब्लीडिंग हो जाएगी, उसको बोलेंगे एब्रप्शियो प्लासेंटा। फीटल हाइपोक्सिया हो सकता है, जब प्लासेंटा उखड़ सकता है तो भाई प्लासेंटा का काम क्या है, बेबी को ऑक्सीजन सप्लाई करना है मदर के थ्रू, ठीक है, ब्लड और ऑक्सीजन देना, तो वो मिल नहीं पाएगा तो बेबी को हाइपोक्सिया यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, जब बेबी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, तो बेबी की ग्रोथ रुक जाएगी। सेप्सिस हो सकता है, मान लो अंदर इसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया तो सेप्टिसीमिया हो सकता है। इसके अलावा प्लासेंटा के उखड़ने की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, बेबी की डेथ हो सकती है, दैट इज इंट्रायूट्राइन डेथ, और प्लासेंटा इन्फाक्शन यानी कि प्लासेंटा के अंदर ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई की कमी हो सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इक्लेम्शिया में। तो दिस इज ऑल अबाउट द इक्लेम्शिया। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको मेरे नोट्स या मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।